आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है? क्या जून के अंत तक दूसरी लहर वाकई खत्म हो जाएगी? क्या देश में जुलाई सितंबर में तीसरी लहर का कहर देखने को मिलेगा? और क्या इस तीसरी लहर में बच्चे शिकार होंगे? और हाँ, तो इस तीसरी लहर से बच्चों को बचाना कैसे है? वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप बच्चों को बचा सकें? बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं, उन्हें कैसे रखें जिससे कि कोरोना बच्चों को छू भी ना पाए? आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ जुड़ेंगी जानी मानी डॉक्टर नीलम मोहन। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करनी जरूरी है। मेरे इर्द गिर्द ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी लहर कमजोर हो रही है, अच्छी बात है, आंकड़े कम हुए हैं, हालांकि मौत के आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं। तीसरी लहर में आखिर कितना जोर होगा, ये लगातार सवाल बना हुआ है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी। ऐसे में बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट रखना है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या खास ख्याल रखने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कोरोना को मिलकर हरा सकते हैं और बच्चों को बचाना सबकी प्राथमिकता है। घर घर में बच्चे हैं और हर पेरेंट यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कोरोना से कम सेफ सिक्योर रह सकें। अब ऐसे में क्या है ये 6 मिनट का वॉक टेस्ट, ये आप जान लीजिए। कैसे बच्चों का ये टेस्ट आप करेंगे? बच्चों के फेफड़े और दिल में मजबूती जांची जाती है कि कितने मजबूत ऑर्गन हैं। 12 या फिर 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें टेस्ट की सलाह दी गई है। माँ बाप के गाइडेंस में 6 मिनट तक बिना रुके बच्चों को चलना है, जिसके बाद ये जांच हो सके। बच्चे की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया जाता है। ये 6 मिनट की वॉक के बाद करना है। घर में ही बच्चा 6 मिनट तक लगातार चले और उसके बाद ये टेस्ट हो। 6 मिनट के बाद बच्चे का ऑक्सीजन लेवल जांचा जाता है कि कितना ऑक्सीजन फिलहाल शरीर में बना हुआ है। ऑक्सीजन लेवल यानी कि सैचुरेशन पॉइंट जो है वो 94% से कम नहीं होना चाहिए, 94 से ज्यादा ही हो। चक्कर आए या फिर सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है और डॉक्टर की सलाह पर ही आगे आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकें। अगर कोई दवा देने के लिए कहते हैं या फिर खान पान में चेंजेस कहते हैं तो वो आपको करने हैं। अब 6 मिनट वॉक टेस्ट का अब जो बात सामने आ रही है वो 6 से 8 घंटे के बाद दोहराया जा सकता है। मतलब अभी 6 मिनट आप वॉक कराइए, ऑक्सीमीटर में चेक कीजिए, ये 6 से 8 घंटे बाद फिर से आप दोहरा सकते हैं बच्चे का सैचुरेशन पॉइंट जानने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन कितनी शरीर में बनी हुई है। अगर पेशेंट को अस्थमा है, अस्थमैटिक अगर आपका बच्चा है, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। ऐसी सलाह एक्सपर्ट नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, क्योंकि अस्थमैटिक जो बच्चे होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में लगातार 6 मिनट चलना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए 6 मिनट वाला टेस्ट नहीं करना है। लेकिन बच्चों के खान पान का ख्याल रखना है, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज करवानी है, जिससे कि लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन जा सके, बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो सके। इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो अगर गलती से भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए तो फिर कोरोना को मात देना उनके लिए आसान रहेगा। इसीलिए घर में बच्चे होते हैं, उनके खान पान का ख्याल रखना है, बाहर जाने से उन्हें रोकना है, हाइजीन का मतलब बताना है, बार बार हाथ कैसे धुलने हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और कैसे मास्क का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए जो नई गाइडलाइंस हैं वो आपके साथ हम साझा कर लें। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की नई गाइडलाइन के मुताबिक बहुत जरूरी होने पर ही सीटी स्कैन कराने की सलाह है। बच्चों का सीटी स्कैन आप एकदम से मत करवाइएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है, बच्चों पर ये आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। बच्चों को 6 मिनट के वॉक टेस्ट की सलाह दी गई है। 6 मिनट बाद उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है पल्स मीटर के जरिए। ऐसे में बच्चों में लक्षण पता करने के लिए वॉक टेस्ट ही प्रायोरिटी बेसिस पर बताया जा रहा है। इसके अलावा कोई टेस्ट बच्चों से अवॉइड करना है। मामूली लक्षण वाले बच्चों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल घातक हो सकता है, ये DGHS की तरफ से बताया गया है। मास्क पहनना ही पहनना है, मैंडेटरी है, ये बच्चों को समझाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, फिलहाल घर से बाहर खेलने के लिए ना पहुंचें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक खान पान पर ध्यान दें, जंक फूड से बचना है आपको, याद रखिएगा। हरी सब्जी, फल, ऐसे हेल्दी फूड को आपको बच्चों को खिलाना है। हल्के लक्षण पर डॉक्टर की सलाह से आप पैरासीटामोल दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। ये बार बार आपको अपने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ख्याल रखना है।
और क्या कुछ हम कर सकते हैं बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इस कोविड काल में, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक कही जा रही है। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ जुड़ गई हैं, जानी मानी बाल रोग विशेषज्ञ हैं मेदांता से। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम आपका। आपसे बच्चों को लेकर इससे पहले भी बात होती रही है। माँ बाप के लिए बच्चे कितने अजीज होते हैं ये हम सब जानते हैं। ये 6 मिनट का वॉक टेस्ट क्या है, थोड़ा डिटेल में जरा अगर आप समझा पाए दर्शकों को। राइट जैसे हम बड़ों में बताते हैं कि 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद सैचुरेशन देखते हैं क्या होता है। बड़ों में भी हम कहते थे कि आप पल्स ऑक्स सैचुरेशन लगाएं और उसके बाद वॉक करके उसकी ड्रॉप कितनी होती है सैचुरेशन में, उसका ड्रॉप टेस्ट हम देखते हैं। कभी कभी बच्चों में हमें उस तरीके से सैचुरेशन मॉनिटर करना बहुत छोटे बच्चों में मुश्किल हो जाता है, तब हम उनको एक ही 6 मिनट वॉक टेस्ट कराते हैं। वॉक मतलब कैसे उनकी सांस तेज हो जाती है एंड ब्रेथलेसनेस हो जाती है, उस तरीके को देखने के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो ऑलमोस्ट अडल्ट्स के जैसे ही रहता है वो सेम, एंड आपकी सैचुरेशन क्या 3 to 5 से ज्यादा ड्रॉप करी ये देखते हैं। और सीटी स्कैन नहीं कराना है, ये अवॉइड बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये नहीं कराएं। क्या ये हार्मफुल है? हालांकि इससे पहले भी ऐसा जिक्र हो रहा था, ये बड़ों के लिए भी कहा गया था कि 3000 एक्सरे के बराबर होता है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था। तो सीटी स्कैन क्या हार्मफुल रहेगा बच्चों के लिए? जी बिल्कुल ऐसे हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक पेशेंट को पेट दर्द से आया था, मैंने कोविड टेस्ट कराया था एंड थोड़े 2-3 दिन बाद वो दोबारा उसको मैंने कहा था चेकअप के लिए फोन कर लें ऑडियो, तो वो मुझे करता है कि मैडम मैंने सीटी स्कैन छाती का करा लिया, उसका स्कोर 0 है। और मैं हैरान रह गई। तो ये चीज पता नहीं कैसे माँ बाप में चले गई कि उन्हें सीटी स्कैन चेस्ट कराना है और कोविड और सीटी स्कैन का संबंध है। अगर कोविड का नेगेटिव आता है तो सीटी स्कैन में पॉजिटिव आता है। ये किधर ना किधर से एक बात सर्कुलेट हो गई है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बीच में ऐसे हुआ था, बड़ों में ये कहा था कि अगर उनको छाती से रिलेटेड सिम्टम है और कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो तब उन्होंने एक सीटी स्कैन सजेस्ट किया था कि कोविड की डायग्नोसिस चेक करने के लिए, बस यही था। लेकिन ये बात घूम फिर के पता नहीं किस तरीके से माहौल में घूम गई। तो ये मैं कहना चाहूंगी माँ बाप को कि रेडिएशन ये कोई टेस्ट बात पैसे की नहीं है। बात कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या ऐसे नहीं है। हमें जो चीज क्लिनिकली अब कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। जो गाइडलाइन हम पहले बताते थे हम उस गाइडलाइन से मुकर गए हैं। तो अडल्ट्स भी अब काफी सीटी स्कैन नहीं कराते और बच्चों में तो हम कहते हैं कि बहुत ही कम, अगर वो एडमिटेड हो, सिवियर हो और उनमें हम निमोनिया है, हमें लगता है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन देख रहे हैं, तभी हम सीटी स्कैन का बोलते हैं। आमतौर पे हम इस तरीके से सीटी स्कैन नहीं कहते हैं पेशेंट्स को। और एनीवे माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज घर पे देखते हैं। जो सीवियर डिजीज है उनके बारे में डॉक्टर्स को हम, हमारी तरफ से ये गाइडलाइंस जो बनी है ये मरीजों से ज्यादा डॉक्टर्स के लिए बनी है ताकि डॉक्टर्स इससे सतर्क हो जाए और फालतू की दवाइयां नहीं दे। रेमडेसिविर भी जो सीवियर में बोला गया था पहले बच्चों में, जो गाइडलाइंस थोड़ी सी जो बनी थी, अब उससे भी वापस निकल रहे हैं क्योंकि रेमडेसिविर वैसे भी एंटीवायरल था और उसकी इफेक्ट्स में बच्चों में हम उतना ज्यादा एविडेंस नहीं मिला है। डॉक्टर नीलम, कोरोना में इम्यूनिटी का जिक्र बहुत हो रहा है, इम्यूनिटी की बात बहुत ज़रूर हो रही है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। हमने ये भी देखा है कुछ दिन के जो बच्चे रहे, न्यूबॉर्न बेबी रहे, और ऐसे में उन्होंने भी कोविड को मात दी है। क्या बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है बड़ों के मुकाबले? जी बिल्कुल। बेसिकली इम्यूनिटी जो बच्चों में रहती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब कि जो एक विरासत में आपको एक इम्यूनिटी एक्स्ट्रा मिली हुई होती है इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ, इसीलिए वो इनेट इम्यूनिटी से। और बच्चों में वैसे भी पहले 4-5 साल तक बार बार वायरल इन्फेक्शन होती रहती हैं प्लस वैक्सीन एंड ऑल, तो उनकी इम्यूनिटी लेवल दैट वे इज बेटर। लेकिन ये सारे एज को नहीं अप्लाई होती है, ये एकदम स्मॉल बेबीज एंड फर्स्ट 5 इयर्स। उसके बाद मैं कहूंगी कि ओल्डर चिल्ड्रन में आपको पूरा अपना एहतियात रखना पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कि डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज, स्लीप,
अवॉइडेंस ऑफ जंक फूड्स, जिससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आपको सिर्फ अनवांटेड वो कैलोरीज मिल जाती है, न्यूट्रिशन नहीं। जो अच्छी पदार्थ है वो तो जो सब्जी, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, ये अच्छे पदार्थ है जिसको हमको लेना चाहिए किसी भी रूप में। मैं कभी कभी हंसते हुए कहती हूँ कि अगर बच्चा आपका बाप बनता है, मना करता है, तो आप उसकी माँ या बाप बनिए। जिसका मतलब ये है कि अगर सब्जी वो सीधी तरीके से नहीं खाते हैं तो आप सब्जी को दाल में डाल दीजिए, सब्जी को घिस के रोटी में बना दीजिए, सब्जी का सूप बना के गाढ़ी दाल में उसका तड़का डाल दीजिए, या सूखा आटा लेके उसमें गूंद दीजिए। तो ये वेरियस तरीके हैं जो माँ बाप को हम सिखाते हैं कि आप इनको इस तरीके से फ्रूट्स एंड प्रोटीन्स, पनीर वनीर, बेसन, दालें, सोया, इनसे इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। कभी कभी अगर उदासी हो गई, आजकल का माहौल में बच्चों में काफी उदासी है क्योंकि वो अपने पीयर्स को नहीं मिल सकते, स्कूल नहीं जा रहे, तो वो काफी इस चीज को अपसेट है क्योंकि माँ बाप हर एक चीज के लिए टोक रहे हैं और उन्हें अपना वेंट आउट करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मीडिया के जरिए ये काफी देखा गया है कि पेरेंट्स अब रियलाइज कर रहे हैं कि बच्चों को खुश रखना, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने की। ये जो आपने जिक्र किया कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती। तो ये बताइएगा दर्शकों को कि कब तक वो टाइम रहता है जब माना जाए कि छोटा बच्चा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है। दूसरा आपने जिक्र किया कि बच्चे घर में हैं, ये हम सब जानते हैं, 15 से 16 महीने घर में ही हैं। अब घर में रहने का नतीजा ये है कि चॉइसेस चलती हैं, मम्मा ये बना दो, वो बना दो, और खाना तो हो रहा है अच्छे से, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो गई है। बच्चे बहुत सुस्त हो गए हैं। आप सुस्त नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आप तो बॉडी में वो एक्टिवनेस खत्म हो गई है। ऐसे में इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे करें? इम्यूनिटी स्ट्रांग के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, हाँ, 5 उंगलियां जैसे हमारी 5 है, कि जब तक वो एक उंगली या 2 से नहीं, सब इकट्ठी मिल जाए तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो जैसे मैंने डाइट आपको बताया, डाइट के साथ स्लीप बताया, एक्सरसाइज बताया, और स्क्रीन टाइम को थोड़ा रिड्यूस करना है, एंड फिफ्थ इज खुशी। जब आप एक्चुअली एक्सरसाइज करते हैं, जो आपने बताया, उससे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, और ये हार्मोन्स हमारी एक इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और हैप्पीनेस भी लाते हैं। और देखा गया है कि जब आपकी एक्सरसाइजेस जो लोग नहीं करते हैं, तो एक आप खुद भी अपने आप में भी, बड़ों को भी मैं कहती हूँ कि आप खुद भी देखेंगे, जब आपका एक रूटीन सेट हो जाता है, चाहे वो वॉक हो या स्टैंडिंग जॉगिंग। लोग कहते हैं कि बच्चे बाहर नहीं जा रहे तो हम वॉक कैसे कराएं। तो मैं सिंपल कहती हूँ कि जिस जगह आप खड़े हो वहां स्किपिंग कर लें या जॉगिंग कर लें, तो वो आपकी स्टैंडिंग भी, आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। और घर के अंदर का काम, जैसे कपड़े सुखाना, कपड़े उठाना, बर्तन लगाना, ये करना, और चाहे हमें शर्म आता है, बट जनरली जैसे वो मॉपिंग एंड स्वैपिंग, आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स, तो हमें पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी शर्म नहीं आनी चाहिए अपना खुद का घर का काम करने। जैसे आप अमेरिका, यूके में देखें, सारे बच्चे इंडियन से ज्यादा काम करते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं, मतलब चाहे वो अपनी गाड़ी साफ करे या गाड़ी का काम, ये सारी चीजें फॉर सम रीजन इंडियंस को लगता है कि ये काम हमारे लिए नहीं है। ये गलत है। हमें चाहे वो हेल्प किचन में हो या बर्तन में हो या ऐसे कॉमन चीजों में जिसका काम भी हो जाए और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक्सरसाइज, डेडिकेटेड एक्सरसाइज जो हम कहते हैं, जैसे मैंने बताया, स्किपिंग, रोपिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, दीज आर वेरी गुड। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी, मसल्स बढ़ेंगे आपका, और खुद ही आप देखेंगे कि लड़ने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा फैट निकल जाएगा, लेथार्जी निकल जाएगी। तो कोविड ने आपको एक सिखाया है, क्योंकि मोटापा से आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो जो अगर वेट कम भी नहीं हुआ, लेकिन एक्सरसाइज से जब आपका फैट प्रोटीन में, मसल में कन्वर्ट हो गया, तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जो बच्चे, जो भाई बहन घर में ही, इंडोर ही दौड़ते भागते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, वो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज समझे? जी, वो भी समझे, लेकिन हम जनरली कहते हैं बड़ों को कि 30 to 40 मिनट्स जब आप एकाग्र होके उस लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, तो जो उसका
आउटपुट होता है दैट इज बेटर देन मैं जनरल जिस तरीके से बोलूं वो। तो इसीलिए मैंने जो बोला एक चाहे आप काम में जैसे मैंने बताया बर्तन हो, वॉश हो, ये आप एक रेगुलर किसी रिदम को अपनी बॉडी के मूवमेंट्स आप करती हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। सारा लेटे नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने गाड़ी साफ की बात की, साइकिल क्लीनिंग की बात की, ये सब चीजें इज वेरी गुड फॉर मूवमेंट्स ऑफ दी। और हाइजीन के साथ साथ बच्चों में अच्छी आदत भी होगी, जिम्मेदारी भी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो आदतों में उनको ये समझाना है कि चाहे वो यूके और यूएस से, जब वहां के बच्चे नहीं शर्माते, हमें क्यों ऐसे लगता है कि पानी का गिलास ला दो, वो कर दो, ये गलत है। हमें खुद को उठ के जाके ये सब करना चाहिए। अगर डोमेस्टिक हेल्प है भी तो वो डोमेस्टिक हेल्प को सही जगह पे यूज करें। इस तरीके से बच्चों में गलत आदतें मत डालें। ये मैं हमेशा कहती हूँ। जो बच्चे अब तक जंक फूड बाहर से खाते रहे या तला भुना खाते रहे, पसंद करते रहे, अब चूंकि बाहर मार्केट से खाना नहीं है तो घर में डिमांड हो गई है, जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें डिमांड हो जाती हैं जिनमें फैट होता है। अवॉइड करनी चाहिए फिलहाल, क्योंकि बच्चे घर में रहते रहते बहुत फैट हो गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, दो चीज याद रखना चाहिए। आजकल पेरेंट्स भी स्मार्ट हो सकती हैं। डिजिटल इरा में सब कुछ इजी बन गया है। पहले हम लोग बच्चा क्या खा रहा है उसको लिखते थे, डाइट कैलोरीज कैलकुलेट करते थे। आजकल इतनी जो मोबाइल एप्स आ रही हैं, उस ऐप पे आप खाना डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप खाने में कितनी कैलोरीज जा रही है। प्रोटीन एक जो इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी का आपको सिंपल ये चीज याद रखनी है कि फैट की मात्रा अडल्ट से ज्यादा बच्चे पचा पाते हैं। हम टोटल कैलोरी इनटेक 15-20% तक फैट देते हैं। ओवरऑल इंडियन डाइट में प्रोटीन कम जा रही है, क्योंकि मोस्टली इंडियंस वेजिटेरियन होते हैं। बाहर की डाइट्स में वो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, वो प्रोटीन होता है। तो अगर हम इंडियन डाइट में अपना दाल बढ़ा दें और का सेवन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रोटी ले लेते हैं, दाल को जस्ट छू के खाते हैं, तो वो पूरी कार्बोहाइड्रेट्स है रोटी में। तो उसी लिए जब आटा गूंथते हैं तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ आप आटे में या बेसन मिला दें या थोड़ा सोया मिला दें, तो उससे ऑटोमेटिकली वो रोटी की भी प्रोटीन कंटेंट आपने बढ़ा दिया। बेसन के लड्डू कर दें तो वो प्रोटीन है। और स्प्राउट्स, जो हरी दाल को हम पानी में भिगो देते हैं, स्प्राउट्स आते हैं, वो अच्छा एक प्रोटीन सोर्स है। सोया, पनीर, इस तरीके, अंडा, तो ये सारे चीजें प्रोटीन्स का आप आपके डाइट में बच्चों को, अगर बच्चों को आपने का फास्ट फूड है तो एक खेल खेल में आप सबको सीखना चाहिए। ग्रिल फूड अच्छा है, तो आप अगर वो पास्ता की मांग करें फॉर एग्जाम्पल, तो आप सारा मैदा वाली चीज मत यूज करें। आप कोशिश करें कि वो व्हीट बेस्ड हो और उसके अंदर खूब वेजिटेबल्स आप यूज करें, ताकि बच्चा वेजिटेबल्स भी खाए और विन विन सिचुएशन खाए, आप भी खुश और वो भी खुश, इस तरीके का काम करें। आपने हेल्थ और डाइट को लेकर बहुत सी बातें बताई। फिर से कोविड पर आ जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सेकेंड वेव में भी बहुत से बच्चे संक्रमित हुए हैं। अनुमान यह है कि थर्ड वेव और ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए रहेगी। अगर इन केस हम ऐसे लक्षण देखते हैं बच्चों में कि कोविड सिम्टम्स लग रहे हैं, क्या करें घर में रहते हुए पेरेंट्स? राइट, तो बेसिकली जो सिंपल गाइडलाइंस हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज होती है। अगर आपके सिम्टम अधिकतर, सेकेंड वेव लेकिन खराब थी। पहली वेव में बुखार 1 से 3 दिन था, लेकिन सेकेंड वेव में बुखार बच्चों में भी 4-5 दिन तक गया है। तो मैं ये कहूँ कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ये गलत है। हमें और आपको नेक्स्ट, भगवान ना करे अभी सेकेंड वेव से ही नहीं निकले हैं, थर्ड वेव में क्या होगा, कैसे म्यूटेशंस आएंगे, ये सबको लेके जो ये गाइडलाइंस आई हैं, काफी लोग गाइडलाइन से नाराज है कि गाइडलाइन देर से आई है, सारी सेकेंड वेव खत्म हो गई आई है। तो ग्लास आधा भरा या आधा खाली है। खाली ये है कि ये लेट आई है, और भरा ये है कि शायद थर्ड वेव से पहले हम अब तैयार है, हम सबको बता रहे हैं कि क्या करना है। तो उसमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। बुखार है
तो बुखार के लिए आप प्रोसीन दे, जुकाम है तो जुकाम, खांसी है तो उसके लिए। लेकिन मेरा एक मैसेज है, अपने डॉक्टर को संपर्क करे बिना फार्मेसी के पास जाके अननेसेसरली ये एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स ये सब प्लीज मत लें। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी अगर जरूरत नहीं है बच्चे को। ये वायरस है, वायरस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। मैं लोगों को देख रही हूँ कि पैकेट्स में बना के एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, मैं उस चीज से भी नाराज हूँ। और बच्चों में 5 चीजों का आप ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा सुस्त हो रहा हो, अगर आपका बच्चा ढीला पड़ रहा हो, कम खा रहा हो, उल्टियां कर रहा हो, शरीर में पानी की कमी हो है, पेशाब कम कर रहा हो, या सांस तेज ले रहा हो, या फसली चल रही हो, तो कृपया करके आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करें कि मुझे फोन में नहीं मिला है टाइम डॉक्टर का। आप फिर नजदीकी अपने अस्पताल के पास चले जाएं। सारी फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिलीज करी है कि हर एक जगह पर अब बच्चों को मैनेज करने की फैसिलिटीज पे अलर्टनेस मैसेजेस दिए गए हैं। मोदी जी ने नेशनल तरफ से स्टेट्स को दिया है, स्टेट्स ने सारे अस्पतालों में ये मैसेज भेजे। हमारी पूरी तैयारी है इस तरीके को लेके। तो आप सीवियर कंडीशन में प्लीज ये मत सोचें कि घर पे इलाज होगा, ये गलत है। घर पे तब तक इलाज करें जब तक आपका बच्चे एक्टिव है, खेल रहा है और बुखार है, हल्की फुल्का जुकाम और खांसी है। लेकिन अगर आप बच्चे से शक्ल पे आप देख लेंगे, माँ बाप बहुत स्मार्ट होते हैं, वो देख के बच्चे को बता देंगे कि बच्चा सुस्त है, खरा नहीं है, पीरा नहीं है, सांस तेज ले रहा है, तो फिर आप बिल्कुल वेट ना करें, नजदीकी अपने हॉस्पिटल में जाकर बच्चे के डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उन्हें डिसाइड करने दें कि बच्चे के एडमिशन की जरूरत है या नहीं। बिल्कुल, हम चाहेंगे संक्रमण से जितना दूर रह सकें बच्चे उतना रहें और किसी भी बच्चे को ऐसी नौबत ना आए जिन बातों का आपने जिक्र किया। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जानकारी आपने उन पेरेंट्स को दी है ताकि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अगर संक्रमण का शिकार हो गए हैं तो भी, और आप संक्रमण का शिकार ना हो उसके लिए क्या कुछ करना है तो भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये सभी जानकारी पहुंचाने के लिए। आपके घर में भी बच्चे होंगे, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और डॉक्टर नीलम मोहन ने जो कुछ बातें बताई हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।